क्रिमिनल्स की पहुंच कहाँ तक होती है? क्रिमिनल्स की पहुंच डिपेंड्स करता है क्रिमिनल्स का नेचर कैसा। एक जी। होता है नॉर्मल क्राइम करने वाले आदमी। नॉर्मल क्राइम करने वाले जो होते हैं इंसान, पेटी क्रिमिनल जिसको कहते हैं, जैसे पॉकेट मार लिए, किसी का यहाँ से सामान चोरी कर लिए, ये भी क्रिमिनल के क्राइटेरिया में आते हैं। लेकिन उनकी पहुंच लॉयर के सिवा कहीं किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि थाने में भी उनकी पहुंच नहीं है, लोकल पॉलिटिक्स में भी उनकी पहुंच नहीं है, और लॉयर के पास उनका पहुंच है तो थ्रू सम चैनल, अपना चैनल नहीं। क्योंकि अगर उनको पहुंच थाना तक रहता है, पॉलिटिक्स तक रहता है, तो उनको चोरी करने का, छोटी से ऑफेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो ऑलरेडी कुछ ऐसे पोजीशन में रहते हैं कि जहाँ से उससे भी बड़ा क्राइम करके मनी जनरेट कर सकते। ये हो गए पेटी क्रिमिनल्स के बाद। जहाँ तक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं, बिजनेसमैन हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, आपका पॉलिटिशियंस हो गए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो गए, तो वे सब भी क्राइम करते हैं। तो उनकी पहुंच जो होती है जुडिशरी के टॉप कोर्ट तक भी होती है। लॉयर के पास तो ऑलरेडी होता ही है, थाने, एसपी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, सारे जगह तक उनकी पहुंच होती है, अप्रोच होती है। और 90% जो बड़े क्लाइंट होते हैं, जो वाइट कॉलर क्रिमिनल होते हैं, उनका केसेस कोर्ट में आता ही नहीं। कन्विक्शन का उनका परसेंटेज बहुत कम है, उनका एक्विटल ही ज़्यादा होता है। इसलिए होता है क्योंकि सारे विटनेसेस जो होते हैं मैनेज हो जाते हैं आउट ऑफ कोर्ट। कोर्ट में जो एविडेंस आएगा कोर्ट उसी पर न्याय कर सकती है, उसके बाहर नहीं न्याय कर सकती है। कोर्ट में अगर ये आ रहा है, कोर्ट को मीडिया से भी पता चल रहा है, पेपर से भी पता चल रहा है, या किसी और सोर्स से कि ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, उन्होंने अपराध किया है, लेकिन एविडेंस नहीं है। फिर एविडेंस अगर नहीं है तो उनको कंपल्जन में उनको एक्विटल करना पड़ेगा। ये कोर्ट का मजबूरी है, क्योंकि एविडेंस से बाहर कोर्ट नहीं जाता। 90% जो वाइट कॉलर क्रिमिनल होते हैं, उनका विटनेस तो कोर्ट तक पहुंचता भी नहीं है, पहुंचा तो वो जवाब नहीं देता सही से, जिसके कारण ये एक्विटल हो जाता है। जस्ट रिवर्स हो जाता है छोटे क्रिमिनल के पास, उनकी पहुंच भी नहीं रहती है, लॉयर को पैसा भी फी भी नहीं दे पाते हैं सही से, जिसके कारण उनके हर गवाह भी आते हैं और इस कारण से उनको सजा भी हो जाता है। आप थाना जेल जाने का आपका कभी आपको विजिटिंग का जो सोशल वर्कर आपको मौका मिला, आप पाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग जेल में बंद हैं जिनका ऑलरेडी बेल हो चुका है, लेकिन खाने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, इस कारण से वो बेल बॉन्ड नहीं भर के बाहर नहीं आना चाहते हैं। आज कुछ ऐसे हैं कि जो मर्डर किए हुए, 4 टाइम्स मर्डर किए, वो सोसाइटी में घूम रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो पहुंच डिपेंड्स करता है क्लाइंट किस तरह का क्लाइंट। आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस पर्सनल रहा हो जो लगा कि ये केस बहुत मुश्किल है या मैंने गलत ले लिया? एक बार हमसे हुआ था कि एक गलत केस हम ले लिए थे, वो केस लेने के बाद हमको बाद में काफ़ी पछतावा भी हुआ। पछतावा इन द सेंस हुआ कि चूँकि उस समय हम जस्ट हमारा ज्वाइन करने से 3 से 4 साल ही हुआ था, तो उस समय केसेस एक रेप का केस मिला था। तो रेप का केस को जब हम टेकअप किए, तो जब लड़की का जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो लड़की काफ़ी ही नर्वस हो गई, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मेरे कारण वो बेहोश हो गई। में तो पछतावा लगा। इसके बाद हम कोशिश करते हैं वैसे केस न लें जिसमें लड़की के अगेंस्ट में कोई ऐसा एक्ट हुआ है जो उसके लाइफ को खराब कर सकता है। इससे हम अभी बड़े अपने आप को रेस्ट्रेन करके रखते हैं। इंडियन कास्ट सिस्टम है, कास्ट का जो सिस्टम है, इस पे कुछ कहना चाहिए? इंडियन कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत ही कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा आपको। जैसे अगर इंडियन में कहा जाता है कि 3000 कास्ट हैं, 25,000 सब कास्ट हैं, ऐसा भी कहा जाता है, ये डेटा है, नॉट श्योर, हम अवेयर नहीं है। फिर कास्ट को अगर आप शास्त्र की दृष्टि से देखिएगा तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इस सब में हम लोग जानते हैं। अगर इसको क्लास वाइज अगर डिवाइड कीजिएगा तो अपर कास्ट में फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। अगर रिलीजन वाइज देखिएगा तो हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, ईसाई है। तो ये कास्ट का क्राइटेरिया है, और कास्ट जो हुआ है वो एक पॉलिटिक्स का पार्ट है। कास्ट जो है चर्चा है जहाँ से आरक्षण शुरू होता है, हाँ,
उसके बारे में कुछ। SC ST के बारे में बताते हैं। SC ST क्यों आया, इसके पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुआ, वी वेल नो। उसमें हमारा 2 आर्टिकल मेंशन है, एक आर्टिकल 15 और एक आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 का जहाँ तक बात है, वो कहते हैं कि कास्ट के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कि वो शूद्र जात का है, वो ब्राह्मण है, वो वैश्य है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हम उसको उस पब्लिक प्लेस पर नहीं जाने देंगे, या उस तरह का उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे जो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, इसके लिए एक आर्टिकल 15 लाया गया, जो फंडामेंटल राइट है कि सबको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। इसके बाद आर्टिकल 17 है आपको अनटचेबिलिटी। वो आर्टिकल 17 का मेन मोटिव यही था कि हमें वो प्रैक्टिस नहीं करना है कि वो दलित है उसको मंदिर नहीं जाने देंगे या उसको इंसल्ट करेंगे। इसको एबोलिश कराने के लिए आर्टिकल 17 आया। तब 1955 में एक कानून बना, अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन एक्ट 1955, लेकिन इस पर कुछ सवालिया निशान लगा। बाद में वो इसको रीनेम किया गया सिविल राइट एक्ट 1955। सेम चीज़ था, लेकिन नाम कर दिया गया सिविल राइट एक्ट 1955। इसके बाद उसको इन्फोर्स किया गया, उसका रूल एंड रेगुलेशन के साथ 1977। ओके, इसके बाद भी कानून में बहुत सा ड्रॉबैक रहा, लेकुना रहा, कुछ वीकनेसेस रहा, जिसको धीरे धीरे रिवाइव करके 1989 में तब लाया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया। और उसमें जो एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स रूल्स 1995 लाया गया। और इसका मेन मोटिव यही था कि लोअर जो तबके के हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सुविधाओं से वंचित रखा है जिनको समाज ने, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये कानून लाया। अभी ऐसा हुआ है क्या कि इसका कुछ गलत फायदा उठाया गया? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट का जो मोटिव तो है कि छोटे जो अनुसूचित जनजाति हैं जाति है उनको सेफ, उनके डिग्निटी को मेंटेन करना, उनको इंसल्ट होने से बचाना। अब केसेस जो होते हैं सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। जैसे एक एग्जांपल होते हैं कि कोई शेड्यूल कास्ट है, उनको इसलिए आप चप्पल का माला पहना रहे हैं या उसको सेमी न्यूड करके आप समाज में घुमा रहे हैं, या उसका सर से बाल को हटा दे रहे हैं और घुमा रहे हैं मोहल्ला टोला में, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये किया गया है। लेकिन इस तरह के केसेस बोनाफाइड है, इसमें जजेस काफ़ी प्रिकॉशन से केस को कंडक्ट करते हैं, देखते भी हैं, और जो कल्प्रेट रहता है उनको सही जगह सजा भी मिलता है हमको। लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि ज़मीन का वाद विवाद है, आपका घर है, उनके बगल में कोई शेड्यूल ट्राइब रहते हैं या शेड्यूल कास्ट रहते हैं, अब पानी गिर रहा है, उसके लेके कुछ अगर विवाद होता है तो वो बोलते हैं कि मैं आपको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के केस में इम्प्लीकेट कर दूँगा। तो वो एक थ्रेटनिंग प्रोसेस के रूप में एक ओपनाइज्ड भी कर दिए हैं। जो थोड़ा से पढ़ लिए हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, वो ओपनाइज्ड के रूप में भी इसको यूज करते हैं। लेकिन कोर्ट भी काफ़ी कॉशस रहती है कि केस ये जेन्युइन है या नहीं है, ये कोर्ट देखती है। और सिर्फ ये बोल देना है कि आप हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आपको इम्प्लीकेट कर देंगे तो वो इनफ नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा कि उसका कुछ क्राइटेरिया है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का केस मेंटेनेबल कैसे होगा। तो उसके लिए है कि आपको पब्लिक प्लेस होगा, सबसे पहले पब्लिक प्लेस पर उसको स्पेसिफिक उसके कास्ट को इंसल्ट करने के उद्देश्य से आपको गाली गलौज किया या जो भी काम किए, उसको नेकेड घुमाए, माला पहनाए, चप्पल का जूता का बाल मुड़ा दिए, ये स्पेसिफिक उसको इंसल्ट करने के लिए पब्लिक प्लेस पर। और उसमें सब देख रहे हैं, फुटप्रिंट है हर चीज़ का, कास्ट सर्टिफिकेट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, पर्सनल कोई एनिमिटी नहीं है प्रीवियस, ये सब अगर देखते हैं तब वो वेल स्टेब्लिश शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का केस बनेगा। अदरवाइज कोर्ट इसको फॉल्सिफाई कर देगी कि आप ये पर्सनल वेंडेटा के लिए आप।
तो वो डिपेंड्स करता है कि किस तरह का केस का स्ट्रक्चर कोर्ट में लाया जाता है। आपको अगर मौका मिले अपने इंडियन लॉ में कुछ चेंजेस करने का, तो क्या करना पसंद करेंगे, क्या करना चाहेंगे? मेरा जहाँ तक सवाल है, माई पर्सनल ओपिनियन, कि लॉ जो हमारी गवर्नमेंट एक ऐसी मैकेनिज्म बनाए कि कोई भी इनोसेंट पर्सन जो है ना जेल के अंदर नहीं रहे, और कोई भी कल्प्रिट जो है जेल से बाहर नहीं घूमे। ये तो मेरा सबसे पहला सजेशन है। दूसरा सजेशन है कि अभी 498 का केस जो है, जो डोरी के लेकर के लड़कियों लोग करते हैं हस्बैंड और उनके फैमिली के अगेंस्ट में, उसके को रोकने के लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो प्रयास कर रही हैं। इलाहाबाद में भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, वो ये सारे स्टेट में लागू कर दिया जाए, जिस इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिससे लड़की का भी सेफ्टी रहे और लड़का का भी सेफ्टी रहे और फ्यूचर दोनों का ब्राइट बना रहे। ये है। तीसरा मेरा सजेशन है कि एक पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट से संबंधित, जो निर्भया कांड 2012 के बाद आया था, ठीक है। उसमें एक सेक्शन है 29 वो कहता है सेक्शन की वो केस में जो भी कल्प्रिट है उसको कोर्ट पहले से प्रिज्यूम मानती है कि आपने गलती किया है। तो इसका मतलब है कि कोर्ट पहले से प्रिजुडिस हो गई, कोर्ट पहले से ही मान चुकी है कि आप अपराधी हैं। तो ऐसा स्थिति में डिफेंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट तो पहले से उसको मान चुकी है कि मुजरिम है। तो ट्रायल चला करके वक्त क्यों बर्बाद किया जाएगा कोर्ट को? चाहे वो आप सीधे ट्रायल चलाइए, उसको सजा दे दीजिए, या 29 के बारे में सुप्रीम कोर्ट को कुछ सोचना होगा या हमारे पार्लियामेंट को कुछ सोचना होगा चाहिए इस मैटर में। ये हमारा सजेशन। जो हमारा आरक्षण चला रहा है उसका कैसा होना चाहिए? सिर्फ कास्ट वाइज होना चाहिए, इनकम वाइज होना चाहिए? क्या इस पे लॉ को विचार, इंडियन लॉ को कुछ सोचना चाहिए? हमारे मेरी ओपिनियन में तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण अभी होना ही नहीं चाहिए। कुछ जैसे कुछ तो अभी EWS करके गवर्नमेंट ने निकाला भी है। हाँ, इकोनॉमिकली सोशल जो बैकवर्ड हैं उनको दिया जाएगा। करेक्ट। 27% आरक्षण नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में ये आया है। एक कास्ट सिस्टम का शुरुआत हुआ था मंडल कमीशन से। 1990 में एक मंडल कमीशन आया, जिसमें विश्वनाथ सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो मंडल कमीशन आया 1990 में, जो उन्होंने रिजर्वेशन को प्रमोट किया। और इसका वो रिजर्वेशन को प्रमोट करने से पहले उनका मूल अवधारणा जो था वो बाबा भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान में लिखे थे रिजर्वेशन, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए था। अगर पर्टिकुलर कास्ट, सेक्ट, क्रीड ये अगर डेवलप कर जाते हैं तो आप रिजर्वेशन को विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इस रिजर्वेशन को भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इसको वेपनाइज कर दिया गया, ठीक है। तो बाबा अंबेडकर का जो थॉट प्रोसेस था पॉजिटिव, कुछ अच्छे काम के लिए, लेकिन इसको वेपनाइज कर दिया गया रिजर्वेशन। तो उसी को आधार बना के 1990 में मंडल कमीशन आया, जिसको BP सिंह ने लागू किया। इसमें बहुत तरह का आरक्षण की बात, 33% तक आरक्षण गया। तो फिर वोमेन रिजर्वेशन की बात आ रही थी। आज भी वोमेन रिजर्वेशन आपका जुडिशरी में भी है। और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन एक अलग है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का एक जुडिशरी का एग्जाम दे रहा है, 100 नंबर के एग्जाम में। एट दैट सेम टाइम वो 86% कैरी आउट करता है, और वही लड़की जो शेड्यूल्ड कास्ट की है, शेड्यूल्ड ट्राइब की है, वो 33% कैरी आउट करती है मार्क, और उनका जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाता है ड्यू टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन। और मेरिट जो लड़का 86% लाया या स्टूडेंट लाया, उनका नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है दिक्कत, रिजर्वेशन में आप जॉब अपॉर्चुनिटी तो बढ़ा दिए, लेकिन जॉब में क्वालिटी नहीं रहा। क्वांटिटी आ गया लेकिन क्वालिटी नहीं आया। तो कम से कम जॉब में जो है ना, क्वालिटी के आधार पर प्रमोशन में करना चाहिए। आरक्षण जॉब में कम से कम नहीं रहना चाहिए। बाकी आप दीजिए, जॉब में मत दीजिए। जाके ऐसे जॉब जहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का बात है, जैसे जुडिशरी हुआ, IAS ऑफिसर के हुआ, ब्यूरोक्रेट हुए, तो इस सब में अगर आप रिजर्वेशन में करेंगे तो उनका तो डिसीजन मेकिंग ही बहुत ही स्लो रहेगा। तो आपका तो लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा रहेगा ना, केओस ही क्रिएट होगा। तो जॉब में रिजर्वेशन है, क्वालिटी के आधार पर देना चाहिए। बाकी चीज में आप उनको पढ़ाने में दे दीजिए,
स्कॉलरशिप दे दीजिए, फंडिंग इससे कर इंडिया के डेवलपमेंट पे भी असर हो रहा है। हाँ, इससे क्या होगा, जीडीपी भी अच्छा प्रोग्रेस करेगा, गवर्नमेंट पर भी लोड कम पड़ेगा और प्रोग्रेसिव नेचर का स्टूडेंट भी अपीयर करेगा एग्जाम में और जॉब में क्वालिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी घटेगा। मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट या रिजर्वेशन वाइज आप किसी को किसी पद पे नहीं बिठाइए। था ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज के अगेंस्ट में बात कर रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर। कोई महिला है, पुरुष है, कोई भी जो जो घर में है, अगर उनके साथ कुछ घर के अंदर जिसको हम कहते हैं ना होम अब्यूज करना, उसके लिए पर्टिकुलर कोई लॉ है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके घर में सपोज कीजिए कि पेरेंट्स हैं, लड़के के पेरेंट्स ही लड़के के साथ रहते हैं और लड़के का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने पेरेंट्स को देख रेख करना, वो पेरेंट्स को देख रेख नहीं करते हैं, खासकर वैसे कंडीशन में जब पेरेंट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड, स्थिति में उनको देख रेख नहीं करते हैं, तो वो 2 कानून का यूज कर सकते हैं। एक सीआरपीसी 125 के तहत वो कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए पिटीशन लगा सकते हैं। अगर वो भी कैपेबल नहीं है कि लॉयर पे इंगेज नहीं कर सकते हैं, इतने भी पैसे नहीं है उनके पास, तो एक कानून और भी बना हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट 2005, जिसके तहत वो एसडीओ में जा करके एक आवेदन एप्लीकेशन दे करके वो वहाँ से रिलीफ पा सकते हैं। तो ये हुआ उनका घर में अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए तो क्रिमिनल लॉ तो बना हुआ ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से पूरी चीजों को एलिब्रेट करके बताने के लिए। कैसा लगा आपको शो पे आके? बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि मैं पुनः इस आपके प्लेटफॉर्म पर आऊँ और कुछ अपने द्वारा जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए और आपके दर्शक के लिए, तो वो हमारे लिए एक सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।